केजरीवाल जी का नंबर है आपके पास, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपका? बुलाया ही नहीं उन्होंने बेटी की शादी में भी। अच्छा, बुलाना चाहिए था। नहीं बुलाया आपको? कहाँ बुलाया? मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं बुलाऊं। आपके यहाँ पे मैम कितना 40-50 एसी है, कितने होंगे? गिन लेना अभी जाते हुए, पूरा गिन के जाना। इलेक्शन से पहले यमुना की सफाई पे बहुत बात हुई थी। हम लोग यमुना क्रॉस करके आपके घर तक पहुंचे हैं। क्रूज दिखाई नहीं दी, कभी आएगी क्रूज? आपको क्रिटिसाइज किया गया है कि आप पुरानी गाड़ियां क्यों बैन करवा रहे हैं। गाड़ी यदि आपकी 15 साल पे भी फिट है उसको चलना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड का डेट 70,000 करोड़, मतलब एयर इंडिया को लेके इतना बवाल हुआ था, उनका डेट 61,000 करोड़। डीटीसी का 65,000 करोड़ है सर। केजरीवाल जी का एक स्टाइल हुआ करता था कि वो हमेशा एक टाइमलाइन दे देते थे, अगले साल तक ये हो जाएगा, फिर अगले साल पूरी तक करते थे। हाँ, पूरी करते थे, फिर आके माफी मांग लेते थे, सॉरी सर वो हो नहीं पाया, आई एम सॉरी। आपको मोहल्ला क्लिनिक इस फॉर्मेट से कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन का अड्डा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। फ्री वाईफाई दिल्ली में कभी आएगा मैम? बड़ा प्रश्न है भाई। पहले पाइपलाइन दे दूं पानी की, सीवर की, गड्ढे भर दें, वाटर लॉगिंग खत्म कर दे, फिर वाईफाई सोचूंगी। यंगस्टर्स एक सवाल पूछ रहे हैं कि कोल्ड प्ले दिल्ली कब आएगा? क्विक आंसर्स ओनली। गड़बड़ पूछोगे तो पास बोल दूंगी। विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? कुछ नहीं झगड़ा होगा। करवाओगे मुझसे? नहीं, कोई झगड़ा नहीं कर। कौन? चलो आपको? विराट कोहली। विराट कोहली या गौतम गंभीर? यार तुम ना आउट ऑफ सिलेबस मत पूछो। मैं गौतम गंभीर और विराट कोहली बोल रहा हूँ मैं, आप इसमें भी अब सोचेंगे। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। तो नीम किस में चढ़ा है? करेला कौन है? अच्छा, आप दिल्ली से हो गया या दिल्ली से नहीं भी हो, फिर भी दिल्ली को लेकर या तो आपके पास कोई ओपिनियन होगा, या कोई क्वेश्चन होगा, या कोई कंप्लेंट होगी, या कोई एक्सपेक्टेशन होगी। तो इन सारी चीजों पर क्लैरिटी पाने के लिए दिल्ली की मुखिया से बेहतर और कौन ही होगा बताइए। इसलिए द रौनक पॉडकास्ट पे आज हमारे गेस्ट हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। नमस्ते मैम, वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं आप? द रौनक पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं। आज बहुत सारे सवाल भी भेजे हैं। हमने आपके साथ फोटो डाली थी कि मैम आ रही हैं तो सवाल पूछिए, तो बहुत सारे सवाल हैं। आर यू रेडी? आई एम रेडी। मैं तो लगातार 5 महीने से हर सवाल का जवाब खुले में देती हूँ। तो आप भी पूछ लीजिए जो पूछना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टीम को भी और मुझे भी थोड़ी निराशा हुई जो आपके घर में घुसे हम लोग। मतलब नॉर्मल सी टाइलें लगी हैं, पर्दे भी थोड़े सस्ते से ही हैं। हमको लगा हम कहीं और जा रहे हैं, सही जगह पे। गलत एड्रेस पे क्यों बुलाया आपने हमें? नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का जन सेवा सदन है। घर जो है, ये बिल्डिंग जो है, एक दायित्व के साथ जुड़ी है, वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोध है। इसमें टाइल वैल्यू नहीं रखता, इसमें आपका पीओपी, आपका पर्दा वैल्यू नहीं रखता। इसमें वैल्यू है आपके उस ओहदे की, उस जिम्मेवारी की, जो दिल्ली की जनता ने वोट दे करके आपकी सरकार बनाई, आपको चुना और एक राज्य के सर्वोच्च पद पे बिठाया और अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी अपेक्षाएं पोटली में बांध के हमारे कंधे पे रखी। तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। और बाकी जिसके लिए घर की वैल्यू थी उन्होंने घर बनाए, हमने जन सेवा सदन बनाया। पर आपके पास ऑप्शन था उस वाले घर में रहने का? यस ऑफ कोर्स, 100%। दिल्ली सरकार की वो प्रॉपर्टी है और पिछले मुख्यमंत्री वहाँ रहते थे। मैं चाहती तो विद इन ए सेकेंड वहाँ जा कर के रह सकती थी, पर मैंने उसमें ना रहना चूज़ किया। मुझे लगा कि मुझे जिस तरीके से बहुत साधारण परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री रह करके जनता के बीच में रहे, जनता आज ये जो प्रीमिसेस है इसमें 4 मंत्रियों के घर है, तो जिसमें मैं भी रह रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। अच्छा, इसमें 4 लोग हैं यहाँ पे जी। तो वो वाला जो घर है जिसके बारे में बात हो रही है, आई मीन शीश महल जिसको कहा जा रहा है, तो वो ओपन अभी जनता के लिए तो शायद खुला नहीं है, बट अभी एक्चुअली उसको वो लेकर इतना के क्या है आपका विजन? क्या है? एक्सपेंसिव है उसमें हर चीज, तो इसलिए जनता के लिए एसच नहीं खोला हुआ। प्रॉपर्टी है, वो एक एसेट है सरकार की, और उसको किस तरीके से यूज करना है, उसका क्या उपयोग करना है, ये अभी येट टू बी डिसाइडेड है। और क्योंकि वो इतना महंगा आपका एक है, तो उसके लिए ये नहीं समझ में आ रहा कि करे तो करे क्या। तो मे बी अभी उस पर लगातार विचार चल रहा है। वी विल डू दैट। आप प्लीज बताना मेरे को ना, आई मीन जैसे कुछ डिसाइड बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, चिंता नहीं कीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड मैम। सो सीएम बनने वाली हैं आप, सबसे पहले किसने ये न्यूज़ ब्रेक किया आपको? टीवी चैनल ने। सीरियसली?
लगातार बता रहे थे वो, 10 दिन तक चलता रहा, दिल्ली का सीएम कौन, दिल्ली का सीएम कौन, और उन सारे नामों में वो मेरा नाम भी डालते थे कि महिला बनी तो रेखा गुप्ता बन सकती है। तो मुझे वहीं से जानकारी मिली कि भाई तुम बन भी सकते हो। और जब फाइनल हुआ तो पार्टी की एक मीटिंग थी जिसमें सभी एमएलए थे। तो एमएलए अपने दल का नेता चुनते हैं जी। तो पार्टी ने उस मीटिंग में जब विधायक दल का नेता मुझे चुना तो मुझे तब समझ में आया कि भाई सीएम तुम बन गए हो। तो जैसे होता ना जी कि कोई बच्चा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है और फिर उसके बाद वो इंटरनेट पे जाके उसका रिजल्ट चेक करता है, तो वो अपनी एक्साइटमेंट दिखाता नहीं, फिर वो घर रूम में जाता है, मतलब आई मीन कमरा बंद करता है और करता है यस। तो ऐसा कोई रिएक्शन आया था आपका कि यस बन गई मैं सीएम? नहीं, ऐसा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि काफ़ी समय लग गया मुझे ये रियलाइज़ करने में कि हाँ, मैं अब दिल्ली शहर के मुख्यमंत्री हूँ और दिल्ली में अब जो भी काम होने हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो भी प्लान बनना है वो मेरा कर्तव्य है। ऐसा समझते-समझते वो अपनी उस ज़िम्मेवारी को एक तरह से दिल में उतारते हुए, दिमाग में एक्सेप्ट करते हुए समय लगा थोड़ा मुझे। पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे शपथ दिलाई, तो आई वाज़ फर्म कि हाँ भाई, अब तो सब तुम्हारा को ही करना है। तो बल्कि एक मीटिंग हुई, उसके तुरंत बाद एचएम साहब, हमारे गृह मंत्री जी ने एक मीटिंग ली, पुलिस विभाग के साथ थी और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पे चर्चाएँ हो रही थी। तो जब चर्चा हुई तो मैंने भी कुछ सुझाव दे दिए। मैं कहा सर ये होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़ा हँसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अब ये सब आप ही की ज़िम्मेवारी है। तो आई रियलाइज़ अच्छा, जी सर, आई विल डू दैट। तो ये समय के साथ में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की समझने, करना, उनको हर चीज़ को दिल्ली की कैसे आगे बढ़ानी है, वो लगातार मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ और कर रही हूँ। इससे पहले कि हम लोग दिल्ली के इश्यूज़ पर आएँ और चीज़ों पे बात करें, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको ये पता चला कि आप मुख्यमंत्री बन रही हैं या बन गई हैं, तो क्या आपको वो पल याद आया जब आपने फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि मैं पॉलिटिक्स जॉइन करूँगी एज़ अ यंग वुमन? बिकॉज़ आपका ये आंसर उन यंग लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो टाइम क्या था, क्या चैलेंजेस थे? मुझे सब याद आया, मैं कहाँ से शुरू हुई, चलते-चलते यहाँ तक पहुँची, सब मेरे सामने है, सब मेरी आँखों के सामने है। और शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ उसका में एक पड़ाव ये भी होगा, मैंने सोचा नहीं था, पर चलती चली गई। ईश्वर ने कुछ मौके दिए, कुछ मेरे अंदर जो जोश था काम करने का, कुछ मुझे अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, अच्छी पार्टी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और अच्छा नेतृत्व मुझे मिला। तो उससे मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपके होने का लाभ तब है जब आप समाज के लिए या देश के लिए कुछ कर पाओ। तो हर युवा में जो एक एनर्जी होती है, जो एक जोश होता है, वो मेरे अंदर भी था। सही समय पे सही संगठन का साथ मिलना और नेतृत्व का गाइडेंस मिलना मुझे आगे लेके आता रहा। और तब भी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। पर मैं समझती हूँ कि हर लड़की को मेरी कहानी से ज़रूर ये सीख लेनी चाहिए कि स्काई इज़ अ लिमिट। आप चलते चलिए, तकलीफ भी आएगी, साधन भी आएँगे, सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे, रोकने वाले लोग भी होंगे, पर आप जो अपने लिए सही सोचती हैं, उस ओर बढ़ते जाओ। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये कमेंट भी क्या कभी आया, रेखा गुप्ता तुम एक लड़की हो, तुम ये मत सोचो कि तुम पॉलिटिक्स में जाओगी, कुछ कर पाओगी? यस, एवरीडे। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, नहीं भाई ये लड़कियों का काम नहीं है। ओके। वो हर रोज मुझे ये बोलती थी, क्या करे, लड़कियों का काम नहीं है। मुझसे लड़ती थी, पापा से लड़ती थी कि भाई तुम बिगाड़ रहे हो इसको, मैं बता रही हूँ तुम किसी दिन भूले चुके अगर टीवी में आ जाते थे धरना करते हुए हाय हाय, तो उस दिन तो घर में महाभारत होता था कि देखो क्या कर रही है ये, सड़कों पे नारे लगा रही है। तो हर रोज सुनती थी मैं। पर वो आज भी कहती हैं, आज भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक उद्घाटन करने के लिए गई तो लोग मेरे नाम के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद। तो मैं कहा जरा जोर से लगाओ, मेरी माँ बैठी है, वो भी सुन ले कि उनकी बेटी की जिंदाबाद हो रही है। तो होता है हर एक के सर्कल में, आपको उस स्थिति को समझने, मतलब नहीं समझने वाले लोग होते हैं, आपको सेफ करके रखने की उनकी चिंता होती है। कई बार उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं वैसे भी ये सोचती हूँ,
मतलब हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में कभी भी पर्दा प्रथा नहीं थी, कभी भी उस तरह की चीजें नहीं थी जो कि एक लड़की को पढ़ने से रोके, आगे जाने से रोके। पर धीरे धीरे समाज में ऐसी कुछ कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, मुगलों के आने के बाद बाकी, कि हर व्यक्ति को ये लगने लगा बेटी बेटी यानी उसको बचा के रखो, उसको सेफ रखो, उसको ज़्यादा बाहर ना निकले, ज़्यादा पढ़े ना, टाइम से शादी कर दो। वो मानसिकता समाज में चली रही है, आज भी है। तो वो अगर मेरी माँ की भी मानसिकता थी तो कोई बुरा नहीं है, वो ऐसा देखती थी इसलिए ऐसा बोलती थी जी। पर समय के साथ में बहुत बदलाव हुआ है। आज मेरी सोच बदली है, कल को मेरी बेटी की सोच बदलेगी और सब माँओं को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। उन्हें ये लगना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी समझदार है कि वो अपने अच्छे बुरे को भी समझ सकती है और अपने लिए रास्ते भी बना सकती है। तो ज़्यादा सपोर्ट किसका था आपके पास, माता का या पिता का? पापा का। अच्छा। माँ साथ रहती थी पर वो बोलती भी रहती थी, गलत है, ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे है। पिताजी कहते थे कुछ भी कर, मुझे पता है तू ठीक करेगी। तो बहुत फैमिली में मुझे ऐसा पर मैम सपोर्ट मिला। यही पिताजी लोग ना बेटों को टाइट रखते हैं और ऐसे ही पिता लोगों की वजह से बेटियों को वो अच्छा है, वो एक वो फ्रीडम भी मिलती है। बेटे और बेटी का सवाल नहीं है, पेरेंट्स को बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स, तो Absolutely. इसलिए उनको लगता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में चले, तो वो कई बार ज़्यादा उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। पर मैं समझती हूँ, देखो जिसने बिगड़ना होता है वो बिगड़ ही जाता है और जिसने संवरना होता है वो संवर ही जाता है। Correct. आप सही गलत का जरूर बताएं अपने बच्चों को, हम भी बताते हैं कि बच्चे ये सही है और ये गलत है, परंतु उसके बाद रास्ता तय करना उसकी अपनी जिम्मेवारी है। उसे पता है कि यह सफर उसे अकेले ही तय करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम दिल्ली के मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको क्रिटिसाइज किया गया है कि आप पुरानी गाड़ियां क्यों बैन करवा रही हैं और अगर गाड़ी के टाइम के हिसाब से अगर उसकी एज है तो फिर हम हर साल पीयूसी क्यों करवा रहे हैं? फिर इसमें अब थोड़ी सी एक टाइम और दिया गया। कैसे देखती हैं आप इस पूरे इशू को? देखिए, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन सालों से उसी दृष्टि से चल रहा है। जब मौसम थोड़ा सा भी वो होता है तो यहाँ का एयर पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, और जब एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो सरकार जब कुछ नहीं करती है तो उसमें कोर्ट बीच में आता है, उसमें एनजीटी बीच में आती है, उसमें सीएक्यूएम बीच में आती है। और यही हुआ पिछली सरकार के समय में। 11-12 साल का कार्यकाल उन्हें मिला, परंतु पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और जब जब भी पॉल्यूशन बढ़ता था कोर्ट फटकार लगाता था, भाई क्या कर रहे हैं। जब देखते थे वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने नियम बना दिए दिल्ली के लिए कि भाई 10 साल की अगर डीजल की गाड़ी है और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी है तो उसको बैन कर दिया जाए। सरकार चुप रही, कुछ नहीं बोली उन्होंने, बल्कि एक अपना कैबिनेट में पास करके एक नियम ले आई कि जो भी ये गाड़ी 10 साल और 15 साल वाली है इनको हम उठा लेंगे, इनको हम स्क्रैप कर देंगे। 80,000 गाड़ियां पिछली सरकार ने कैबिनेट में अपना नियम बना करके उठाई और स्क्रैप कर दी। कभी उन्होंने बजाय पॉल्यूशन कम करने के उन्होंने इस रास्ते को बेहतर समझा और कोर्ट के आगे हमेशा साइलेंट जोन में रहे। हम क्रैकर बंद कर देते हैं दिल्ली में, हम ग्रीन क्रैकर भी नहीं जलाएंगे, हम गाड़ियां उठवा देते हैं। उनका अप्रोच जो था क्रिएटिव नहीं था, डिस्ट्रक्टिव था कि ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ग्रैब लगा दीजिए। अरे भाई तुम अपना काम करो ताकि दिल्ली भी चल पाए, दिल्ली भी सांस ले पाए। आप पहली बार दिल्ली में वो सरकार आई है जिसने इस इश्यू पे ना केवल काम किया, जो भी संभव काम था, चाहे वो डस्ट मिटिगेशन प्लान का था, चाहे वाटर स्प्रिंकलर का था, हर चीज हमने की दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। और उसके बाद हम ही वो लोग थे जो कोर्ट गए, हमने कोर्ट में पिटीशन डाली कि सर आप प्लीज इसे रिवाइव कीजिए, दिल्ली की जनता के हक का ध्यान रखना होगा। आज पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है कि आप 15 साल गाड़ी को हो जाए या 10 साल डीजल की गाड़ी को हो जाए तो आप उसको उठा के बंद कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, कहीं नहीं है। तो आप सरकार का काम सरकार करे और जनता का काम जनता करे। अगर गाड़ी की फिटनेस पे पूरा का पूरा चीज होना चाहिए। गाड़ी यदि आपकी 15 साल पे भी फिट है उसको चलना चाहिए, और गाड़ी यदि आपकी
5 साल पे भी अनफिटेड है, पॉलिटिशियन दे रही है, तो 5 साल पे भी बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी की फिटनेस पे ही सारे नियम होने चाहिए, ऐसा सरकार खुद कोर्ट में जाके पिटीशन हमने डाली है और लगातार हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या-क्या मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। और पिछले 5 महीने में लगातार दिल्ली की सरकार, चाहे वो 70 लाख पेड़ लगाने का काम हो, चाहे मैंने जो बताया कि साल भर 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर की चलाना हो, अलग-अलग जगहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू करनी हो, हर चीज़ हम कर रहे हैं। हमने हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगवा दी हैं सभी जगह। हमने क्लाउड सीडिंग को पास करा है। वो होगी मैम, क्लाउड सीडिंग यस, क्लाउड सीडिंग होगी। सर्दी के मौसम में जब पॉल्यूशन लेवल किसी और माध्यम से नहीं कम हो पाता है, तब हम क्लाउड सीडिंग करेंगे। पर पराली का धुआं कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? देखिए, पराली जो है वो आसपास के राज्यों में है और उसमें से लगातार हम अपने एनसीआर के जो राज्य हैं उनसे बात कर रहे हैं। हरियाणा ने अपने यहाँ एक प्लांट लगाया है जिसमें वो पराली को खाद में परिवर्तित करते हैं, और यदि पंजाब आदि राज्य भी इसको कर लें तो दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर उनसे बातचीत करना एक सेगमेंट है, पर अपने लेवल पे बाकी काम करना दूसरा सेगमेंट है। पंजाब वाले सुनेंगे आपकी बात? हम अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली वाले अभी तक पंजाब से आए नहीं है। वहीं बैठे हैं ना, सुनने नहीं देंगे। उन्हें मालूम है कि भाई ये करेंगे, वो तो हो सकता है जानबूझ के उसी सीजन में जलाएं कि अब जलाइए तो दिल्ली में धुआं हो जाए और उनकी बदनामी हो जाए, तो वो सारे काम कर सकते हैं। उनसे ऐसा हमें कोई अचरज नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। ठीक है मैम, ईवी व्हीकल्स की बात हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, बसें भी इलेक्ट्रिक चल रही हैं, लेकिन एक शिकायत मिडिल क्लास लोगों को है कि हाइब्रिड व्हीकल पे वो सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए उन लोगों को यूपी का एड्रेस निकालना पड़ रहा है जिससे थोड़ी सी और रियायत मिल जाए। तो इस पे कुछ है प्लान आप लोगों का? देखिए, 27 साल का बैकलॉग है, लगातार सरकार काम कर रही है, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो अभी ईवी पॉलिसी पे काम हो रहा है। देखते हैं कि कहाँ-कहाँ, किस-किस सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं और उसको जो भी जनता के हित में होगा उसको ज़रूर हम करेंगे। ठीक है मैम, कूड़े का पहाड़ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए तो है ही, पर दिल्ली की इमेज के लिए वो और प्रॉब्लम है। जब भी कोई बाहर से आता है तो वो थोड़े टाइम के लिए समझ नहीं पाता कि ये रियल पहाड़ है। आपने कूड़े का देखे पहाड़। हैं कूड़े के पहाड़? मैम आपको बताऊं, सरप्राइजिंगली मैंने उस पहाड़ पे एज एज अ एक कैंपेन उस पे मैंने क्लाइम किया है। ओह! एक माउंटेनियर, बहुत फेमस माउंटेनियर थे, यंग लड़का था, उसके साथ मिलके जस्ट टू गिव अ मैसेज कि हम बाहर नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिलती, तो हम कूड़े का पहाड़ क्लाइम करते हैं। दिल्ली वहाँ की में हालत बहुत खराब थी, 3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाया, ऐसी हालत थी वहाँ पे। तो अभी क्या यस, प्लान है ऑफ आप लोगों कोर्स। देखो, वो कूड़े का पहाड़ है तो आप वहाँ की स्थिति में ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहाँ कोई पिकनिक स्पॉट है। का? बिल्कुल। कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली में, और उनकी हाइट थी लगभग 65 से 70 मीटर की। आज हमारी सरकार ने लगातार इस पे काम करते हुए लगभग आधी हाइट, यानी कोई 30 मीटर पे है, कोई 25 मीटर पे है, और पीरियोडिकली उसको हम वॉच कर रहे हैं। कितना मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना जी। उसमें डिस्पोज होता है, उसको वॉच किया जाता है। डेली की रिपोर्ट हम लेते हैं और पूरा टारगेट के साथ। हम ऐसे नहीं कि 11-12 साल होने के बाद भी, मतलब 11 साल पहले भी वो कह रहे थे कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, जाते हुए भी बोल के गए। पर जो काम जिस स्पीड में हमने आने के बाद शुरू किया, आज उसका बहुत बड़ा रिजल्ट दिख रहा है। जितनी जगह खाली होती जा रही है वहाँ हमने प्लांटेशन किया और लगभग तीनों कूड़े के पहाड़ समय के साथ में खत्म हो, इसकी पूरी प्लानिंग। देखो, ऐसे नहीं होगा। दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट होता है, डिस्पोज होता है 7,000 मीट्रिक टन। ओके। तो यानी 4,000 मीट्रिक टन डेली कूड़ा पाइल ऑन होता आपका रहता है वो। खड़ा रहता है, ठीक है। और वो रोजाना पाइलअप हो रहा है। तो जब तक आप डिस्पोजल के, वेस्ट टू एनर्जी के, बाकी चीजों के उतने प्लांट नहीं बना देते जिसमें कि 11,000 मीट्रिक टन की जगह आपकी 15,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हो, तब तक आपका कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। पिछली सरकार ने इस पे काम ही नहीं किया। आज हम 3 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और डेवलप कर रहे हैं। नहीं, उनका ये है कि आपने काम करने नहीं दिया, अब आपको काम करने दिया जा रहा है।
हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं कितना काम करने दिया जा रहा है। बारिश आती है तो सब लोग खोज के फटाफट भागते हैं। अरे 15 मिनट में बारिश खत्म ना हो जाए, जल्दी से पानी निकल जाएगा, जल्दी चलिए, वीडियो बनाइए, नहीं तो पानी निकल जाएगा। आज उनको बड़ी तकलीफ होती है कि भाई ये काम हो कैसे रहा है? एंड बट भाई बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मिंटो ब्रिज की जो फोटो आई है, ये बहुत साल बाद ऐसी फोटो आई है, सो फोटो बधाई हो। तो वो आती थी जो पेपर में छपती थी फ्रंट पेज पे, मिंटो ब्रिज पे बस डूब गई, इतनी सी बस दिखाई देती थी। तो कैसे किया मैम आपने लोग? देखिए, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि आप उस पे शिद्दत के साथ लगे। हमने सरकार के चुनते ही जितने भी दिल्ली शहर में वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, 550 पॉइंट हमें मिले, उन सबका हमने एक एक नोडल ऑफिसर बनाया और Okay. जिम्मेवारी तय करी कि इस पॉइंट की जिम्मेवारी फलाने एक्शन की है, फलाने ए की, जे की, और आपको ये सॉल्व करना है। और पहले फेज में 50 सॉल्व हुए, दूसरे फेज में 70 सॉल्व हुए, तीसरे में 100 सॉल्व हुए। और मिंटो ब्रिज पे भी मैं खुद 4 बार गई। पहली बार हमने जब उसका समाधान देखा तो उन्होंने कहा जी पंप लगा दिया। ईश्वर ने बाय चांस इस बीच में 2-3 बारिश भी कर दी। बारिश हुई, वो पंप काम नहीं किया, वो पंप ही डूब गया। तो फिर दोबारा गई मैं कि भाई ये पंप तो डूब गया। तो फिर वहाँ कमरा बनवाया, कमरा बनवा करके वहाँ पे ये हुआ कि डबल पावर का रखिए। फिर बारिश हुई, फिर वो चलने में दिक्कत हुई। तो हमने कहा भाई क्या करें, ऑपरेटर नहीं पहुँच पाया वहाँ तक, उसको ऑटोमेटिक किया। अगले फेज में ऑटोमेटिक भी हो गया, पंप भी हो गया, कमरा भी हो गया। फिर एक दिन बारिश आई, फिर उसमें दिक्कत आई, नाली फट गई, पाइप फट गया, तो वो पाइप ठीक कराई, नया पाइप डलवाया। आज जब सब कुछ हो गया और उसका जो आउटलेट है जहां से पानी उसका बाहर जाता है, उसकी भी सफाई करवाई कि पानी का कितना बहाव वो ले सकता है। सब कुछ होने के बाद आज वहां ठीक ठाक, कितनी भी बारिश आ रही है, पानी वहां रुक नहीं रहा। तो 4 बार मेहनत जरूर लगी पर समाधान निकला। ऐसे ही हर पॉइंट का समाधान, चाहे वो आईटीओ पे है, चाहे मिंटो ब्रिज पे है या बाकी जगह। नई दिल्ली में इतनी जगह पानी भरता था, गोल्फ कोर्स के पास पानी भरता था, कुशक नाले के पास पानी भरता था, पूरी की पूरी जो ये लुटियन दिल्ली है कई बार ये डूब जाती थी। यहाँ तक कि जो ग्रेटर कैलाश का एरिया है वो पानी में आ जाता था। बहुत सारी जगह जो पॉश कॉलोनी भी थी वो भी पानी चल। पर आज की डेट में बारिश होती है, पानी आता भी है तो मैक्सिमम आधे घंटे में पानी डिस्पोज हो जाता है, क्योंकि इतना क्वांटम होता है वो, और वो आपका ड्रेन ले रहा है। नालों की सफाई हमने करवाई, हर चीज को टाइम बाउंड तरीके से काम, और धीरे धीरे 550 के 550 पॉइंट का वाटर लॉगिंग खत्म हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बेहतर होने वाला है। अगले साल जब बारिश होगी तो उसमें काफी बड़ा सॉल्यूशन दिल्ली को मिल जाएगा। फेयर इनफ। मैम, बिजली फ्री तो आपने कंटिन्यू किया है, पर उसमें कुछ लोगों की कंप्लेंट ये है कि उससे क्वालिटी पे थोड़ा असर पड़ा है कि बहुत जगह पर उतनी बिजली नहीं आ रही है, बिजली जा भी रही है। डेट की मैं बात करूं, कुछ डेटा में रिसर्च करते हुए मिला कि और मैं उसमें जल बोर्ड को भी ऐड करना चाहूँगा, फ्री बिजली पानी को दोनों को क्लब कर देते हैं इस सवाल में। तो दिल्ली जल बोर्ड का डेट 70,000 करोड़ का, मतलब एयर इंडिया को लेके इतना बवाल हुआ था, उनका डेट 61,000 करोड़ है। डीटीसी का 65,000 करोड़ है सर। आप ये देखिए कि जो एजेंसीज, जो कॉरपोरेशंस दिल्ली सरकार के मातहत थी, जो सेल्फ सफिशिएंट थी, खुद रेवेन्यू जनरेट करती थी, अपना खर्चा निकालती थी, वो सारी एजेंसीज को माननीय केजरीवाल जी के समय से शुरू होकर के ऐसी स्थिति में ला दिया कि जहां पे जितने का आपका बजट है उतने की वो घाटे में चल रही है, सिर्फ उनकी फ्री बीज के कारण। इससे पहले नहीं हुआ था। शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी सरकार चलती थी, आराम से जनता अपना काम कराती थी, पे करती थी, चीजें होती थी। परंतु इन्होंने बिजली कंपनियों का बंटाधार किया, जल बोर्ड का बंटाधार किया, डीटीसी का बंटाधार किया। हर चीज को इनका एक ही फार्मूला था कि आपको ना डेवलपमेंट करनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कुछ नहीं करना। केवल ये कहते रहिए कि देखिए हम ये फ्री दे रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी तो ये फ्री नहीं देगी, बंद कर देगी, बंद कर देगी, बंद कर देगी। जब हमने कहा कि हम भी देंगे, उस दिन उनकी तोते उड़ गए, अरे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं झूठ बोल रहे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब सरकार आई उन्होंने दिया भी, काम भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है यार ये हो कैसे रहा है, कहाँ से ला रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि भाई केंद्र खड़ा है साथ में, मदद कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने दिल्ली को डुबोया, उसको रिवाइव करना आसान नहीं है। एक देश की राजधानी, जो शहर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए था,
जो यहाँ के लोगों का अधिकार था, दिया नहीं माननीय साहब ने। यहाँ पे बताइए उनके समय में कौन सा फ्लाईओवर बना, कौन सी सड़कें उन्होंने बनवाई, कौन सा नया कॉलेज खुलवाया। शिलान्यास करके गायब हो गए, उसके बाद से मिली नहीं चीजें। कौन सा ISBT डेवलप करवाया, कौन से बस डिपो बना दिए, कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूल कैसे लगे उनके आपको? सरकारी स्कूल, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती। 799 सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है दिल्ली में 16 लाख बच्चों के लिए। उसमें से केवल मात्र 253 पक्की हैं, बाकी की या तो सेमी पक्का है या फिर टिन शेड है। इसे कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल। पूरी की पूरी क्लासेस में से केवल मात्र 853 या 800 कुछ जो है क्लासरूम, वो स्मार्ट क्लासेस, मतलब स्मार्ट बोर्ड लगाए। 11 साल के कार्यकाल में केवल 850 स्मार्ट बोर्ड, और हमने 5 महीने की सरकार में 2000 क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस के लिए टेंडर लगा दिया। 175 लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी के लिए टेंडर लगा दिया। किया क्या आपने सिवाय पब्लिसिटी के? वो करिकुलम जिसको बेचा आपने, हम तो जो है देशभक्ति करेंगे, हम तो बिजनेस ब्लास्टर करेंगे। करिकुलम ऐड किया, उस करिकुलम पे आपने 1 रुपए का खर्चा किया नहीं, और उसकी एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए, 25 करोड़ रुपए बिजनेस ब्लास्टर पे खर्च एडवर्टीजमेंट के। तो एडवर्टीजमेंट पे जब इतना खर्च करेंगे जनाब, तो लोगों को लगेगा न जाने क्या ही है। एक सर्फ की एड भी 20 बार आए तो लोगों को लगता है बढ़िया होगा। तो उन्होंने अपने सर्फ को खूब दबा के बेचा, और उसके बाद में पता चला जब लोगों ने इस्तेमाल किया तो धुलाई कुछ नहीं हुई, दाग वैसे के वैसे ही रहे। तो ये मॉडल था केजरीवाल सरकार का। सो मैम, इस पे क्लैरिटी दीजिए ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर 27,000 करोड़ का डेट है, 70,000 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड के पास है, तो ये कहाँ से आएगा? डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है चीजों को चलाना, मैनेज करना, और इसी सारे प्रोसीजर में से दिल्ली को डेवलपमेंट के साथ में आगे लेके जाना ही तो चैलेंज है। कि जब आप ऐसी लाइबिलिटीज छोड़ के गए हों, जब आपने मेट्रो की देनदारियां नहीं दी, जब आपने एक्सप्रेस वे की देनदारियां नहीं दी, आपने 1 पैसा किसी को नहीं दिया, आपने इतने सारे विभागों की तनख्वाह नहीं दी, यहाँ तक कि मतलब रोज हमारे पास एक डेलीगेशन आके मिलता है, हमारी 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली, हमारी 2 साल से नहीं मिली, हमारा इतना ड्यू है, हमारा इतना ड्यू है। इतनी ढेर सारी लाइबिलिटीज छोड़ के जाने के बाद यही तो वो देख रहे हैं कि चल कैसे रही है सरकार। तभी वो पूछते हैं, अरे 2,500 कैसे दोगे, देखे तो सही, बिना बजट के कैसे दोगे, हम तो कुछ छोड़ के नहीं गए। तो उनको पता है कि चैलेंजेस यहाँ उन्होंने छोड़े हैं, पर दिल्ली की सरकार अकेले काम नहीं कर रही। दिल्ली को केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है, जो साथ है, वो मिल करके दिल्ली को बेहतर दिशा में चलाने का काम कर रहा है। 1,25,000 करोड़ का काम तो मात्र ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली में किया है। ओके 1,25,000 करोड़ का, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं, कुछ ऑन गोइंग है और कुछ होने वाले हैं। तो इतना बड़ा सपोर्ट, आयुष्मान योजना देख लीजिए, पूरा 60-40 के रेशो पे केंद्र हमें मदद करता है। बहुत सारी योजनाओं में केंद्र की मदद मिलती है, और बड़ी दुख की बात है कि केजरीवाल साहब तो उस मदद को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसमें उनको मोदी जी दिखाई देते थे, इस पे तो मोदी का नाम लिखा है, गरीबों को मकान नहीं दूंगा। 50,000 फ्लैट दिल्ली में बने हुए 15 साल से मिट्टी हो गए, क्योंकि उन पे प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा था। माननीय जी ने वो फ्लैट दिए ही नहीं किसी गरीब को। तो ये उनका मॉडल था। क्या दिल्ली को ऐसा चाहिए था? नहीं चाहिए। मैम, इलेक्शन से पहले यमुना की सफाई पे बहुत बात हुई थी। हम लोग यमुना क्रॉस करके आपके घर तक पहुंचे हैं, क्रूज दिखाई नहीं थी। कभी आएगी क्रूज यमुना में? देखिए, क्रूज भी आएगा, यमुना भी साफ होगी। कितना चैलेंजिंग है यमुना साफ करना? ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि किसी ने यमुना सफाई को उस सीरियसनेस के साथ किया नहीं ना। उन्हें मालूम नहीं है यमुना सफाई क्या है। मैं आपको बताती हूँ यमुना सफाई क्या है। यमुना सफाई दिल्ली में बह रहे 200 नाले, बड़े बड़े नाले, जो कि सीधा अपनी सीवेज के साथ में जाके यमुना जी में गिर जाते हैं। और यमुना जी में जब 200 नाले गिरेंगे, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, जिसमें आपका सीवेज भी है, जिसमें आपका सिल्ट भी है, सब कुछ है उसमें, तो यमुना में वो जो गिर रहा है, तो यमुना कोई झाड़ू से साफ होने वाली नहीं है। यमुना तब साफ होगी
जब पूरे के पूरे वो हर नाले को टैप किया जाएगा, जी। हर नाले को साफ किया जाएगा, साफ करने के बाद वो पानी यमुना में छोड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। पिछली सरकारों ने, माफ कीजिएगा, उस दिशा में कुछ किया ही नहीं। हमने आने के बाद में पूरा एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के उसका पूरा लेआउट प्लान बना के क्या क्या करना होगा, एक एक स्टेप को समझा और उसको शुरू किया। हमने जितने पुराने एसटीपी थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 38 थे, डीपीसीसी की गाइडलाइन पे वो काम ही नहीं कर रहे थे, सबके रिवाइवल के लिए टेंडर लगाए। जिस जिस नाले को डिसेंट्रलाइज एसटीपी के माध्यम से साफ करने की आवश्यकता थी, 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी का टेंडर हमने आने के बाद किया, उसको 4000 करोड़ की लागत से वो हुआ, हमें आधी मदद केंद्र ने भी दी। फिर उसके बाद में हमने सभी नालों की टैपिंग का पूरा प्लान बनाया है। हर चीज जो यमुना के रिवाइवल के लिए जरूरी है, वहां से वेस्ट, जो यमुना फ्लड से वेस्ट हटाना था, यमुना फ्लड को डेवलप करना था, हर काम चल रहा है। और लगातार इस काम के चलते चलते आपको यमुना भी साफ दिखाई देने लगेगी, उस पे क्रूज भी दिखाई देंगे, उसके घाट भी दिखाई देंगे और यमुना पे छठ आरती भी दिखाई देगी। चलिए, होपफुली। मैम, डिमोलिशन ड्राइव जब हुआ तो इसके 2 वर्जन निकले। एक, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तानी ही रहते थे लेकिन यहाँ से उनको हटा दिया गया। दूसरों का कहना है कि कई ऐसे जगह हैं, ऐसे इलाके हैं दिल्ली शहर में जहाँ पे पता है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं या रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो अच्छा हुआ उन्होंने हटाया। और ऐसे तो और भी जगहों की सफाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर के क्या विजन है, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? वर्षों तक दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में लोग बसे हुए, सरकारें आई और चली गई, कभी सरकार ने ये चिंता नहीं की कि ये गरीब लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर, बस्ती विकास केंद्र, पार्क, लोगों की को सुविधाएं देने की भी जरूरत है, कभी चिंता नहीं की। उनका फार्मूला था, गरीब को गरीब रहने दो, पीड़ित रहने दो और डराते रहो, दूसरी सरकार आ जाएगी तो हटा देगी, दूसरी सरकार। किया उन्होंने। जब हमारी सरकार आई, हमने ड्यूसिप को, मैंने अपने बजट में 700 करोड़ रुपए का फंड दिया केवल मात्र झुग्गी बस्तियों के लिए। वहाँ नाली बने, वहाँ पे स्नानघर बने, अच्छे शौचालय हों, हर चीज के लिए। 500 पालना यानी क्रच जी, उन मेरी बहनों के लिए जो झुग्गी में रहती हैं, घरों में काम करने जाती है, फैक्ट्री में काम करने जाती है और अपने बच्चे को ये नहीं समझ पाती कि मुझे कहाँ छोड़ना है। जितनी आंगनवाड़ियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी बुरी सी जगह में, उन सबको स्टेबलाइज करके पक्की इमारत में अच्छी जगह पे बसाने का काम सरकार कर रही है। किसके लिए? सब झुग्गी वालों के लिए। परंतु ऐसे में कोई झुग्गी यदि नाले पे बनी हुई है और कोर्ट आदेश देता है कि भाई ये हटाइए, हटानी पड़ेगी, क्योंकि उस नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। वो नाला साफ नहीं होगा तो दिल्ली में बाढ़ भी आ सकती है, जैसे 2023 में आई तो कोर्ट ने आदेश दिया कि हटाइए भाई, तो हटा रही है कोर्ट। ऐसे ही रेलवे लाइन पे जो लोग बसे हुए हैं, ट्रेन चलती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन के नीचे कोई आ सकता है, सिग्नल नहीं दिखता, पूरी की पूरी ट्रेन टकरा सकती है, कोर्ट आदेश दे रहा है हटाइए, क्या करोगे? जान माल की परवाह है ना लोगों की, हटाना पड़ेगा। तो वो हटाई। उसके बाद में जिन झुग्गियों को फ्लैट दे दिए गए, जब आपकी पूरी झुग्गी को फ्लैट मिल गए तो भाई जगह तो खाली करोगे। जिस एजेंसी की जगह है, डीडीए की जगह, डीडीए अपनी जगह खाली करेगी तो उसमें कौन क्या कर सकता है? आपने फ्लैट दे दिए, जैसे वजीरपुर की बात आ रही थी। तो ऐसे मुद्दे जो कि क्लियर कट हैं, जिसमें कि पूरी तरीके से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, तुम जानबूझ के लोगों को भड़का के इश्यू बनाना चाहो तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। पूरी दिल्ली की झुग्गियों के लोगों को मकान मिले, सरकार पूरी शिद्दत के साथ वो काम करने में लगी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। सालों के बसाए हुए, 50 साल से झुग्गियां बसी हुई है, कभी किसी ने मकान नहीं दिया। पहली बार कोई सरकार आई है जो ईमानदारी से एफर्ट कर रही है कि इन्हें पक्के घर मिले। तो ऐसे लोग जो बेपरवाह कुछ भी झूठ सच बोल रहे हैं, उससे परवाह नहीं है हमें, उसकी फिक्र नहीं है हमें फिक्र है लोगों को, उनका जायज, लोगों को उनका हक मिले, उनके लिए हम काम करें, और वो हम कर रहे हैं। तो वो कुछ भी शोर मचाए वो करते रहे। मैम, यंगस्टर्स एक सवाल पूछ रहे हैं कि
कोल्ड प्ले दिल्ली कब आएगा? आई मीन सवाल उनका ये है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा इवेंट दिल्ली कब होस्ट करेगा? देखो, बहुत सारी चीज़ों को करना है। दिल्ली की एक नेगेटिव इमेज खासकर पिछले 10-12 साल वाली सरकार ने एक जनरेट करी। हर जगह लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में तो कुछ झगड़े-शगड़े के अलावा होता ही नहीं। कोसने की आदत थी सरकार को, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करना नहीं, काम कुछ करना नहीं। पर एक फ़र्क 5 महीने में लोगों ने देखना शुरू किया। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, हँसते मुस्कुराते अधिकारी, काम में लगा हुआ डिपार्टमेंट और वो नेता जो पूरी मेहनत के साथ में सड़कों पे लोगों के बीच में है। एक पॉजिटिव माहौल। और इसी श्रृंखला में दिल्ली का टूरिज्म कैसे बेहतर हो, हम लगातार उस पे काम कर रहे हैं। दिल्ली का नया टूरिस्ट विस्टा डेवलप कर रहे हैं हम। दिल्ली में डेस्टिनेशन जहाँ पे अच्छे कार्यक्रम हो सके, अच्छे ऑडिटोरियम, अच्छे स्टेडियम की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। हर चीज़ दिल्ली का जो अधिकार है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। समय ज़रूर थोड़ा-थोड़ा लगेगा। देखिए, इतने सालों का बैकलॉग जो मैं कह रही हूँ, जी। जो इतने सालों में नहीं हुआ, तो नेसेसिटी से शुरू करके और ऊपर तक हमें पहुंचना है। तो आज तो दिल्ली में पानी, सीवर, सड़क, गड्ढा, पहली जरूरत तो ये है लोगों की जो ठीक करनी है। तो शायद हमें 1-2 साल इसको ठीक करने में लगे और इसके साथ-साथ बाकी चीजें भी जो दिल्ली के युवाओं की जरूरत है, दिल्ली की महिलाओं की जरूरत है, वो सब भी काम करना सरकार के एक्शन प्लान में है। ठीक है। और हम निश्चित रूप में उसे करेंगे। केजरीवाल जी का एक स्टाइल हुआ करता था कि वो हमेशा एक टाइमलाइन दे देते थे कि अगले साल तक ये हो जाएगा, फिर अगले साल तक पूरी ये हो करते थे। हाँ? पूरी करते थे। फिर आके माफ़ी माँग लेते थे। सॉरी सर, वो हो नहीं पाया, आई एम सॉरी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मुझे आदत नहीं है भाई, तो आपके पास कोई है ऐसा टाइम कि नहीं दे सकते हम। 2027 मई तक ये हो जाएगा, ऐसा नहीं? कह तो रही हूँ ना, उन्होंने तो 5 साल खत्म होने के बाद अगले 5 साल माँग लिए। हमें हमारे लीडर ने ये सिखाया है कि काम कीजिए। काम को टाइम बाउंड तरीके से उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड कीजिए। जो काम जब का है, आज कहने से कोई लाभ नहीं है। आप 1 महीने में कहाँ तक पहुँचेंगे, 2 महीने में कहाँ तक पहुँचेंगे, अपनी एक्शन को प्लान कीजिए। आप देखिए उसमें कितना आउटपुट आया, आप पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, फिर उसकी स्पीड, उसके रिसोर्सेज जो आपको जनरेट करने हैं, आप वो कीजिए। और मैं ये समझती हूँ, दिल्ली की हर ज़रूरत के लिए हमने ऐसा ही एक्शन प्लान बनाया है, ऐसा ही काम चल रहा है और प्रोग्रेस की दृष्टि से हर जगह सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट हैं और दिल्ली वो सब देखेगी समय के साथ जो वो चाहती है। मैम, एक कॉमन कंप्लेंट आई है हमारे कमेंट बॉक्स में भी कि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर के कुछ किया जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो गवर्न होते हैं दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से। ठीक है। 1973 के बाद से लेके अब तक दिल्ली में किसी भी प्रकार का एजुकेशन को लेकर के कोई एक्ट नहीं आया और उस एक्ट में फीस की जहां बात है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। अच्छा। पूरी तरीके से स्कूलों को फीस बढ़ाने की मनमानी दी गई है कि आप फीस बढ़ाइए और एजुकेशन विभाग को जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए। इसी पैटर्न पे पिछली सरकारें काम करती रही। हर साल स्कूल फीस बढ़ाते रहे, कोर्ट में पेरेंट्स जाते रहे, पर किसी को कोई समाधान नहीं मिला। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई है जिसने इस विषय की गंभीरता को समझा, समाधान को निकाला और अपना एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है। नया फी रेगुलेशन एक्ट दिल्ली के स्कूलों के लिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए, जिसमें पूरा एक प्रोसीजर डिफाइन किया हमने, कैसे क्या क्या करना होगा यदि आप फीस बढ़ाना चाहते हैं। उसमें पेरेंट्स का रोल, उसमें टीचर्स का रोल, हर चीज़ उसको बिल के माध्यम से हम अपनी विधानसभा में लेकर के आ रहे हैं और जनता के सामने पहली बार कोई समाधान दिखाई देगा ताकि हर स्कूल की जवाबदेही तय हो। ठीक है मैम। आपको मोहल्ला क्लिनिक इस फॉर्मेट से कोई प्रॉब्लम है? वो तो यूके, यूएस, बड़े-बड़े मतलब वेस्टर्न मीडिया ने उसको बहुत कवर किया यस, था। ऑफ कोर्स। सो आपने क्या फ्लॉ देखा उसमें या अभी क्या स्टेटस है उसका? मोहल्ला क्लिनिक क्या है? सड़क के किनारे नाले के ऊपर बना हुआ एक पोटा कैबिन, कुछ दवाइयों के साथ में एक मेडिकल ऑफिसर बिठा दिया, उसे ठेका दिया कि भाई हर पेशेंट के तुझे 40 रुपए मिलेंगे। तो बस अब वो डॉक्टर बैठा है, वो कहता है दिन के मैंने 500 पेशेंट देख लिए, सरकार उसको पेमेंट कर रही है। अब बताइए मुझे
क्या 500 पेशेंट 5 मिनट भी अगर वो लगाएगा, देख पाया होगा सुबह से शाम तक? करप्शन का अड्डा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। उनका मार्केटिंग में सबसे जबरदस्त है वो लोग। पढ़ी लिखी सरकार के पास का सबसे बढ़िया गुण जो था, मार्केटिंग। बड़े बड़े लोग हायर करते थे। तो आपने उनकी मार्केटिंग टीम से किसी को लिया अपने साथ या नहीं? अब मैंने सोचा ऐसा मिसगाइड ना कर दे जो उनका हाल हुआ हमारा हो। ठीक है। तो हम तो भले ऐसे ही सही कि जो काम कर रहे हैं वो जनता को बताते रहें और उनसे पूछते रहे। तो मार्केटिंग टीम उनको चाहिए जो 4 आने को रुपया दिखा रहे हैं। हम तो काम ही रुपए भर जितना कर रहे हैं, तो रुपया रुपए जैसा दिखाई देना चाहिए। तो वो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की ना ज़रूरतों को कैटर करता था, ना ज़रूरतों के हिसाब से था। आज दिल्ली को आरोग्य मंदिर का जो कंसेप्ट दिया गया है, जिसमें इनबिल्ट इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। वहाँ पे आपको टेस्टिंग की सुविधा है, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग की सुविधा है, वहाँ पे बुज़ुर्गों की केयर टेकिंग है, वहाँ पे वैक्सीनेशन है, वहाँ पे हर तरीके से मेडिकल में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हर चीज़ उपलब्ध है, जो कि एक तरीके से प्राइमरी हेल्थ के लेवल पे फुल सॉल्यूशन दिल्ली की जनता को देता है। ऐसे 1100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खुलने जा रहे हैं। लगातार हर महीने हम नए आरोग्य मंदिर दिल्ली को दे रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर का कोई कंपैरिजन नहीं। ओके मैम। मैम एक क्यूरियोसिटी ये भी रहती है, जो दिल्ली से बाहर लोग हैं, टूरिस्ट जो दिल्ली आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई इमारत नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कल्चर और सिविलाइजेशन को ठीक तरीके से दिखा पाए। तो उस केस में कुछ हो रहा है, उस दिशा में कोई काम हो तो रहा है? मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली के टूरिज्म को देखिए दिल्ली जो है एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और एक गौरवशाली भविष्य भी है। दोनों चीजों का संगम है। इंद्रप्रस्थ नाम था, जहाँ यमुना बहती थी, जहाँ पे पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल था कि पूरा देश वहाँ से गवर्न होता था। धीरे धीरे दिल्ली को बिल्कुल ऐसे फेज में लोग ले गए कि अस्तित्व खत्म होता गया। एक बार फिर से दिल्ली के जितने मॉन्यूमेंट हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली का हेरिटेज, दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली के टेस्ट, दिल्ली का कल्चर। दिल्ली तो एक मिनी इंडिया है। हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। इतना जबरदस्त यहाँ का माहौल है जो कहीं पूरे देश में नहीं है, वो दिल्ली में है। यहाँ महाराष्ट्र के गणपति उत्सव भी मनता है तो गुजरात का डांडिया भी मनाते हैं। यहाँ बिहार की छठ भी मनती है। तो हर चीज इतना उत्साह है दिल्ली में। तो ये चीजें इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, एक अच्छा सपोर्ट देना और डेवलप करना, ये सरकार का काम था, जो पहले के लोगों ने नहीं किया। पर आज की वर्तमान की सरकार इनमें से हर चीज पे काम कर रही है, हर चीज पे। और लगातार इस बार योगा डे पे हमने जितने हमारे मॉन्यूमेंट थे, जितनी हेरिटेज बिल्डिंग, जितने हमारे राष्ट्रीय इमारतें हैं, उन सब पे हमने योगा डे का वीडियो शूट करके पब्लिक डोमेन में डाला कि देखिए दिल्ली ये है, दिल्ली में इतना कुछ है देखने के लिए। और लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने भारत मंडपम में भी योगा करते हुए लोग दिखाए, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय पे भी, हमने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे भी, हर जगह। किसने देखा है? किसी को बताया ही नहीं गया। मोदी जी के समय में इतना अच्छा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यहाँ बनाया गया, जहाँ अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण हुआ, वो दिल्ली में है। एक मतलब कि एक ऐसा स्थल है जो आस्था से जुड़ा हुआ है। आज हम जनता के बीच में उसे लेके जा रहे हैं। लोग वहां देखने जाते हैं, स्कूल के बच्चे उसे देखने जाते हैं। तो हम धीरे धीरे दिल्ली को उस दिशा में लेके जा रहे हैं। बिजनेस के लिए क्या प्लान है मैम? क्योंकि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था अगर स्ट्रांग होगी तो राज्य उतना ही फलेगा फूलेगा। तो क्या किया जा रहा है जिससे बिजनेस करने वाले लोग अट्रैक्ट हों, दिल्ली आएं और यहाँ धंधा सेटअप करें अपना? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और उसे हमने दिल्ली में भी लागू किया है। दिल्ली में पिछले 5 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि दिल्ली के कभी भी प्रशासनिक उसमें था ही नहीं। हमने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बनाया, हम नई वेयर हाउस पॉलिसी लेके आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को हमने बेहतर किया। मतलब यहाँ तक कि लाइसेंस से पुलिस विभाग को हमने हटाया। जो हमने कहा भाई जिसका जो काम है, एक सिंगल एजेंसी होनी चाहिए। एमसीडी या तो लाइसेंस दे, दिल्ली सरकार या तो दे,
जहां जिसका काम नहीं है उसको नहीं लेना है। यदि एमसीडी की जुरिडिक्शन है तो दिल्ली सरकार नहीं करेगी, दिल्ली सरकार की जुरिडिक्शन है तो पुलिस नहीं करेगी। बहुत चीजें इजीफाई हो रही है और इससे ट्रेडर्स में भी बड़ा उत्साह है। इन्वेस्टमेंट समिट्स हम कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, चीजें बहुत क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग है और सभी सरकारें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आप लोग चांदनी चौक को या और भी बड़े जो मार्केट्स हैं उसको आप चेंज करने वाले हैं, उसको हटाने वाले हैं, वहाँ कुछ नया बनेगा। ऐसा कोई है, कुछ है ऐसी? मतलब करो तो बुरा और नहीं करो तो बुरा, ये हटाने वाले। अरे भाई, लोग प्रपोजल्स डिस्कस करते हैं कि ये सघन एरिया में मार्केट हैं, क्या बेहतर हो सकता है। डिस्कशंस हैं, चलती हैं, लोग अपने विजन बताते हैं, एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं और उसमें से क्या एक्सप्लोर होगा व्यापारियों के साथ बैठ करके तय किया जाएगा। मैम, क्योंकि दिल्ली को अब एक महिला मुख्यमंत्री मिली है, तो महिला सेफ्टी के लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। क्या प्लान है आपका? क्योंकि फिर आप पे सीधा इल्ज़ाम भी लगेगा, उंगली भी उठेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसने दिल्ली की इमेज को इंटरनेशनली भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया है। देखिए, इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सेंसिटिव है, हर एक के मन को छूता है और हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए लगातार दिल्ली में अनेकों प्रयास हमने पिछले जब से सरकार बनी है तब से करना शुरू किया। हर वो जगह जिसे डार्क स्पॉट कहा जाता है, डार्क स्पॉट इन मतलब केवल लाइट की उसमें नहीं कि भी लाइट नहीं है तो डार्क स्पॉट हो गया। कनेक्टिविटी है कि नहीं है, पीसीआर अप्रोच है कि नहीं है, मोबाइल सिग्नल है कि नहीं है, हर चीज़ में उसको डार्क स्पॉट दिल्ली से ख़त्म हो। और वुमेन पीसीआर हमने डेवलप की, वन स्टॉप सेंटर्स हम डेवलप कर रहे हैं ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मदद भी पहुंचाई जा सके, सिक्योरिटी भी हो और हर तरीके से दिल्ली सुरक्षित बने, दिल्ली को सुरक्षित किया जाए। ये प्रयास हर लेवल पे हो रहा है। क्विक आंसर्स ओनली, ठीक है मैम? ये एक छोटा गड़बड़ सा मत पूछना। गड़बड़ पूछोगे तो पास बोल दूंगी। ठीक है। पिछली सरकार का कोई अच्छा काम आपको लगा? मार्केटिंग ओके, कितना बढ़िया करते हैं, ठीक देखो है। ना, मतलब कि गंजे को कंगा बेचाएं, इतना बढ़िया मार्केटिंग था उनका। तो दिल्ली में उन्होंने जो काम नहीं भी किया उसको भी मार्केट कर दिया कि हमने ये किया और लोग कह रहे हैं अरे भाई कुछ तो है, भाई इतना कह रहा है तो कुछ तो करा होगा। ठीक है। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है ये दिल्ली में तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पानी की लाइन, सीवर की लाइनें नहीं है, मतलब 70 साल 75 साल बाद आज़ादी के भी आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन के है, बिना सीवर लाइन के है। नहीं होना चाहिए भाई, सबको देना है, पानी देना है, सीवर देना है, रोड देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से देना है। ठीक है। केजरीवाल जी का नंबर है आपके पास, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? आपका बुलाया ही नहीं उन्होंने, बेटी की शादी में भी अच्छा, नहीं बुलाना बुलाया? चाहिए था। नहीं बुलाया आपको? कहाँ बुलाया, उनको वो लग गया होगा कि रेखा आ जाएगी तो फिर पता नहीं। सीरियसली नहीं बुलाया? अरे तो बुलाना चाहिए था, अब उनसे पूछो काहे को नहीं बुलाया। तो भाई आप देखो, एक मुख्यमंत्री, आउटगोइंग मुख्यमंत्री, कमिंग मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था ना। मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं बुलाऊंगी, पर आपने जब ऑफिस ज्वाइन किया आना चाहिए था उन्हें, बुके लेकर के आए नहीं। मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया? वो कह रहे मैं पहले भी ऑफिस नहीं आता था, अभी भी नहीं आया। अच्छा, ये तो वो आते ही नहीं थे। ठीक है। आपके यहाँ पे मैम कितना, 40-50 एसी है? कितने होंगे? गिन लेना अभी जाते हुए, पूरा गिन के जाना ढंग से। कितना है? पूरा घर खुला हुआ है, बट कितने एसी हैं? मैंने खुद नहीं गिने, इतने सारे हैं ना, आप गिन के जाना कितने। पर इस पे लगा है इल्जाम, तो इस पे क्या क्या है? देखिए, वो सरकार वो है जो पहले भी धरने प्रदर्शन की पार्टी थी, रामलीला मैदान से धरने कर करके निकली, उनको लगा सत्ता में हो तो भी धरना करो, विपक्ष में हो तो भी धरना करो। वो पार्टी धरने वाली है, उनका तो पूरा सर्वेलेंस इसी काम पे होता है कि आज क्या इल्जाम लगाना है, टॉपिक ऑफ द डे, कि आज क्या करें क्या करें क्या करें, कि मैडम आज आपने परफ्यूम नहीं लगाया, ये इल्जाम है आपके ऊपर। तो ऐसा भी कर सकते हैं वो, तो उनके इल्जामों का मैं क्या ही कहूँ, वो कुछ भी कह सकते हैं कि इल्जामों की पार्टी है वो। इल्जाम लगाना, वो उंगली ऐसे करके रखते हैं, उनको ये नहीं पता एक उंगली सामने है तो 4 आपकी अपनी तरफ है। आप जब बातें करते हैं कि
ये कह रहे तो आप देखिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए आपने क्या किया दिल्ली की जनता के साथ। तो इल्जामों की पार्टी है भाई वो। दिल्ली में एक ऐसी जगह जहां आप बिना सिक्योरिटी के जाना चाहेंगी? मैं दिल्ली में कहीं भी बिना सिक्योरिटी के जा सकती हूँ। आई लव टू गो इन द मार्केट, मूवी देखने जाना चाहती हूँ, मार्केट में घूमने जाना चाहती हूँ, जा सकती हूँ। दिल्ली मेरा शहर है। पर अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको समय मिल रहा है मूवीज वगैरह देखने का? केजरीवाल जी उसमें भी पॉपुलर थे कि वो कहते थे कि आज मैंने ये फिल्म देखी अपने दोस्तों के मुझे साथ। केजरीवाल साहब की मूवी का नहीं पता, पर दिल्ली की नागरिक हूँ, दिल्ली में मेरा बचपन बीता है, दिल्ली में मैं बड़ी हुई हूँ। दिल्ली की हर गली कूचे में मैं उसी तरीके से खुले में फ्री होकर के जा सकती हूँ और जाना चाहती हूँ। मुझे कोई सिक्योरिटी, मतलब मेरे जिस तरीके से मैं चलती हूँ, रहती हूँ, तो हमारे सिक्योरिटी वाले कहते हैं, मैडम क्या करती हो आप? अचानक गाड़ी रोकती हो, शीशा नीचे करती हो, और वही ठीक हो? तो ठीक है भई, हम कौन हैं हम? हम वही हैं, उनमें से आए हैं, उन्हीं में जाना है। क्या अलग से वीआईपी है? तो मैं उनके जैसे नहीं हूँ कि वो 42 की शर्ट की जगह 44 नंबर पहन के, बटन ऊपर-नीचे करके और फ्लोटर पहन के और घर में शीश महल रखो। मैं जो हूँ, दिखने में भी वैसी हूँ, पीछे से भी वैसी हूँ, और जनता के बीच में भी और जनता के पहले भी और बाद में भी, एक जैसी हूँ मैं। हमें वो नहीं है कि हाँ भई, वो दिखाना कुछ और करना कुछ। लोग कहते हैं, आपके फोटोज पे भी कमेंट आते हैं कि शालीमार बाग से आपका बहुत ज्यादा स्पेशल कनेक्शन है। क्यों नहीं होगा? मैं वहाँ से विधायक हूँ। कनेक्शन क्यों नहीं होगा भाई? अब उनका तो अपनी विधानसभा से कभी कनेक्टिविटी रही नहीं ना। ठीक है। मैं आज 30 साल से अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ी रही, 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक लड़ी, तो क्या उनकी वहाँ की जनता का सुख-दुख मेरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? जितनी कंसर्न मैं दिल्ली के हर एक व्यक्ति से हूँ, उतनी मैं शालीमार बाग की जनता से भी हूँ। उनकी तो थी नहीं ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो तो ये देखते थे मैं कहाँ से सीट निकल जाएगी, यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ। 2 से लड़ते थे, 2 से लड़ो कि एक से हार गया तो दूसरे भी होनी चाहिए। हम तो भाई एक हमारी जनता है और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फ्री वाईफाई दिल्ली में कभी आएगा मैम? ओह! बड़ा प्रश्न है। भाई पहले पाइपलाइन दे दूँ पानी की, सीवर की, फेयर एनफ। गड्ढे भर दें, वाटर लॉगिंग खत्म कर दें, फिर वाईफाई सोचूँगी। मैं तो प्रायोरिटी वाइज़ चलती हूँ। मुझे दिख रहा है कि जनता को क्या चाहिए, पहले क्या देना है। मैं ऐसे नहीं, वो पहले वो आई थी जब 12-13 में, जब ये लोग आए 13 में, हम फ्री वाईफाई देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। चले भी गए, आ भी गए, सब कुछ हो गया। ना वाईफाई मिला, ना वाई मिला, ना फाई मिला, कुछ नहीं मिला। आपने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट किए हैं या अभी हैं वो? यार, अब कितना समय आपके पास है कि पुराना ट्वीट भी देखोगे, डिलीट भी करो, होता है क्या? नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूँ जिसके पास 10 विभाग है। ठीक है। इतना काम करने के लिए कि मैं ट्वीट नहीं खेल सकती। मैं अपना काम करती हूँ, काम में ध्यान है। ठीक है। 2036 तक ओलंपिक होस्ट कर सकता है दिल्ली, ये आपने बोला भी था। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? नॉट दिल्ली, मैंने कहा भारत। ठीक है। भारत ओलंपिक होस्ट करे, ऐसी हम सब भारतीयों की विश है, और यदि ये मिलता है तो हम सब मिल करके इसे बहुत बेहतर करेंगे। एक छोटी टेस्टिंग 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हो गई थी, तो आपको लगता है दिल्ली को मौका मिलेगा? देखो, क्योंकि हमारा अहमदाबाद इस रेस में भी है, अहमदाबाद की बात हो रही है। मैं दिल्ली अहमदाबाद की बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये सोचती हूँ, भारत को अगर ये मौका मिलता है तो भारत पूरे विश्व पटल पे अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आपके पास कार कौन सी है मैम? सेम कार रखी है आपने या बदली हुई? वही रखी है भाई, जो उसके पास थी, केजरीवाल जी के पास थी। हमने कुछ नहीं बदला। मुझे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मकान क्यों मना कर दिया, फालतू में इस मकान पे खर्चा होगा, वही पे कर लेते। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वो मुझे लोग कहते हैं। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े। जो मुख्यमंत्री के प्रोफाइल में यहाँ पे था, उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ एडिशनल एक भी चीज़ हमने नहीं की है। पर इसका क्या रूल क्या होता है मैम? आप बता सकती हैं कि हमारे व्यूअर्स को कि अगर क्या? आप नई कार चाहती हैं तो आप ले सकती हैं? ले सकते, यस, बिल्कुल ले सकते और थे क्या आप। बजट होता है गाड़ी का जनरली? क्योंकि मैंने किया नहीं, मुझे बजट नहीं पता, पर आप जो भी गाड़ी चाहें, सरकार आपको देती है। महंगी से महंगी ले सकते हैं। हाँ, यस। ली है उन लोगों ने जो भी मंत्री-वंत्री थे, पर मैंने, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी में नहीं था, तो ना मैंने इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन किया। एज़ इट इज़ जो चीज़ें चल रही थी, मैंने उसको यूज़ किया। आप पे मीम्स नहीं बनते हैं, एक इल्ज़ाम ये भी है। ओह! ये इल्ज़ाम है? हाँ, आपको कुछ ऐसा करना अब चाहिए ना आइडिया कि मत दे देना। ठीक है। मैम, क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं दिल्ली की टीम आईपीएल कब जीतेगी? इस बार तो बेंगलुरु भी जीत गई। क्रिकेट फॉलो करती हैं आप? कम करती हूँ मैं, क्रिकेट में ज़्यादा नहीं मैं करती। मैंने बताया ना, वो हम मूवी वाले, गाने वाले, वो वाले, उस तरह का ज़्यादा मेरा थॉट प्रोसेस है। पर
दिल्ली भी जीतेगी। ठीक है। आपका फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा है? लोग पूछ रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों पूछ रहे थे। देखो ये क्वेश्चन अब आपके साथ बैठी हूँ, किसी और का नाम कैसे ले सकती हूँ? विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? दोनों अच्छे हैं भाई। एक। ऐसे नहीं होता, मैं जब बता रही हूँ मैं क्रिकेट कम देखती हूँ, मैं कैसे बताऊँ? दोनों अच्छे हैं। ठीक है, विराट कोहली विराट कोहली अनुष्का के हस्बैंड है, हाँ, वो उनको मान लेते हैं। अनुष्का भी अच्छी है, तो विराट कोहली आप कह रही हैं ना? धोनी भी अच्छे हैं। क्या बोलूं भाई, दोनों अच्छे हैं। एक एक बोल दीजिए ना मैम। और मैं, कुछ तुम नहीं होगा झगड़ा मैम। करवाओगे मुझसे? नहीं, कोई झगड़ा नहीं कर। कौन चलो आपको? विराट कोहली। ठीक है। विराट कोहली या गौतम गंभीर? यार तुम ना आउट ऑफ सिलेबस मत पूछो, फिर उसके लिए मुझे उनका पूरा परफॉर्मेंस देखना पड़े। सारे क्रिकेटर अच्छे हैं, इतना अच्छा खेलते मैम हैं, देश गौतम का नाम। गंभीर और विराट कोहली बोल रहा हूँ मैं, आप इसमें भी अब सोचेंगे? अब कह रही हूँ भाई, दोनों अच्छे हैं। अब इसमें भी करना है, विराट कोहली तो विराट कोहली है। ठीक है। केजरीवाल जी या शीला जी? शीला जी। ओके। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। सो नीम किस में चढ़ा है? करेला कौन है? अब किसको, ये वाइस वर्सा दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है। शालीमार बाग या नॉर्थ कैंपस? हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन। नॉर्थ कैंपस। ओ शालीमार बाग वाले प्लीज, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। वो यादें हैं आपकी। देखो जीवन ठीक है। की वो एक फेज होता है जो आप जीवन में बहुत मिस करते हो। जी। शालीमार बाग में तो मैं हुई ना, हम्म, तो मिस किसे कर रहे हैं? जिसको याद आती है वो नॉर्थ कैंपस है। ठीक है। इंस्टाग्राम या ट्विटर? इंस्टा पे ज्यादा लोग अपना सारा दिन रील वील देख करके एंजॉय करते रहते हैं। ट्विटर पे तो बड़ा ऑफिशियल ऑफिशियल रहता है। आप फोन कैरी करती हैं? आपके पास कौन सा फोन है, एक बार देख सकते हैं क्या? एप्पल का है, दे- अब वो खोजना पड़ेगा कहाँ है। अच्छा। अब आपके साथ बैठी हूँ तो फोन नोट अलाउड था ना। अच्छा, फोन नॉट अलाउड था, ठीक है। ठीक है। मूवी या ट्रैवल? मूवी। अच्छा, मूवीज, ओके। आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो? भाई देखो, सारे मुख्यमंत्री अपनी अपनी जगह इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है मोदी जी ने अपने गुलदस्ते में इतने अच्छे अच्छे फूल सजा रखे हैं। उसमें हर व्यक्ति की अपनी स्पेशलिटी है, अपना काम है, अपना तरीका है, और शानदार काम सब लोग अपने अपने शहर में कर रहे हैं। मैं पीछे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में गई और मैंने जब उन सबका रिपोर्ट कार्ड सुना तो आई वाज मतलब सरप्राइज्ड। हर व्यक्ति ने इतना सुंदर काम अपने राज्य में किया था। कहीं महाराष्ट्र में नई नई स्कीम देवेंद्र जी ने लाए, तो कहीं उत्तराखंड में धामी जी ने किया, कहीं मोहन यादव जी, तो कहीं योगी जी। हर व्यक्ति ने इतना सुंदर काम किया कि मेरे लिए चॉइस करना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए तो सब इंस्पिरेशन। इससे ना एक हेडलाइन निकल सकती है, योगी जी का नाम आपने चौथा लिया, नहीं, सबसे मैंने बड़ा योगी जी प्रदेश है। मैं कह रही हूँ ना कि हर व्यक्ति की, अब क्योंकि उस पूरी मीटिंग में मैं एक एक को सुन रही थी जी। तो मोदी, कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं ना, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो ठीक कर ही लेगा, बाकियों ने क्या नया किया है। तो मैं उन सबको उस दृष्टि से देखती हूँ कि सब लोग अपने राज्य में कितना कुछ अच्छा, बेहतर और बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो सभी इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच मैम अपना टाइम देने के लिए और इस पॉडकास्ट में आने के लिए। दोस्तों पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स भर डालिए, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में उन सवालों को भी हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करना। मैम चलते चलते दिल्ली को लेकर आपका विजन क्या है वो प्लीज़ बताइए, शेयर करिए पूरे देश से, क्योंकि पूरे देश के, पूरी दुनिया से हमें लोग देख रहे हैं। देखो दिल्ली का विजन मेरा ये है, ये दिल्ली जो है ना, ये हम सबकी अपनी दिल्ली है। चाहे हम लोग अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग नेटिव स्टेट हमारे हैं, पर हम सबकी दिल्ली है। और इसको संवारने के लिए, इसको सजाने के लिए, इसको सुंदर करने के लिए हम सबका रोल प्ले है। और हम सब थोड़ा थोड़ा भी अपनी इस जिम्मेवारी को समझना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर कोई शहर नहीं होगा। और हमने एक पूरा ड्राइव शुरू किया है 1 अगस्त से, जिसमें दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, इस स्वतंत्रता दिवस पे दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, दिल्ली को गंदगी से आज़ादी ड्राइव चलेगा। और मैं चाहती हूँ पूरी दिल्ली इसमें जुड़े, हर संस्था, हर RAA, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन, सब लोग मिल करके दिल्ली को साफ सुथरा, दिल्ली को हरा भरा करने के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच मैम वंस अगेन। थैंक यू।